Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So, I am back with another new video on the same chapter, which is the fundamental unit of life, part 4. Today, we are going to study cell organelles. Every cell has a membrane around it to keep its own contents separate from the external environment. हर एक सेल के अंदर हर एक सेल के पास एक मेम्ब्रेन होती है उसके आसपास, जिससे कि जो उसके कंटेंट्स होते हैं उसके बाहर के एनवायरनमेंट में मिलने से जो उसे रोक सके। देखो, जैसे ये हमारा एक सेल है, ठीक है, हम इसे कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो एनिमल सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है जो इसके बाहर होती है, एक और कवरिंग, ये होती है सेल वॉल, ठीक है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्रिवेंट करती है, अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं काफ़ी सारे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, न्यूक्लियस और भी बहुत कुछ। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसे प्रोटेक्ट करती है, जिससे कि जो सेल के जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग रहें, बाहर के एनवायरनमेंट के साथ मिक्स ना हो। Large and complex cells, including cells from multicellular organisms, need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function. Large and complex cells, including cells from multicellular organisms, जो बड़े बड़े सेल्स होते हैं और जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उनमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मिला के नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शन। ये जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसको बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है उसके कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और जो फंक्शंस है उसके परफॉर्म करने के लिए। टू कीप दीज एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लाइक स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनेल्स विद इन देमसेल्स। इसके जो कंटेंट्स हैं वो सेपरेट रखने के लिए इन सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर, जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं, उनके अंदर। जैसे ये सेल है, ये एनिमल सेल है, इनके अंदर ही काफ़ी सारे ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस इज़ वन ऑफ द फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। हमने पढ़ा था यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं और प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं, ठीक है। ये फीचर्स होते हैं सेल्स के जो उन्हें यूकैरियोटिक सेल्स को और प्रोकैरियोटिक सेल्स को अलग करते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और प्रोकैरियोटिक जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। सम ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स भी होते हैं सेल में जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही विजिबल होते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट न्यूक्लियस इन प्रीवियस सेक्शन। हमने न्यूक्लियस के बारे में पहले भी बात की हुई है। सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स विच वी विल डिस्कस नाउ आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, lysosomes, mitochondria and plastids. They are important because they carry out some very crucial functions in cells. अब हम गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो सेल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का और शीट्स का। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स। ये जो है एक लंबी जो ट्यूब टाइप ट्यूब्यूल्स होते हैं इसमें, या फिर राउंड लंबे लंबे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे हम वेसिकल्स भी कहते हैं। ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ER मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जैसी ही होती है थोड़ी थोड़ी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ER। दो तरह के ER होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER and smooth endoplasmic reticulum, that is SER. You can have a question in your exam, what are the two types of ER or endoplasmic reticulum, explain them. So you can do it from here. RER looks
rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface. अब RER इसके नाम से ही सजेस्ट होता है रफ। तो ये जो जब हम इसे इनके पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे दिखते हैं तो ये रफ रफ दिखते हैं, जिन्हें हम राइबोसोम्स अटैच टू इस सरफेस भी कहते हैं, क्योंकि इसके सरफेस पे जो है राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। जो राइबोसोम्स हाले सारे एक्टिव सेल्स में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। राइबोसोम्स क्या होते हैं? साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, जहाँ पे प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है सेल्स में। द मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग द ER। ये जो मैन्युफैक्चर हो जाता है प्रोटीन जब बना लेते हैं राइबोसोम्स, तो ये उसके बाद अलग अलग जगहों पे भेजे जाते हैं सेल में डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग द ER, कि किस तरह की नीड है अभी सेल की, उसकी ER के ऊपर डिपेंड होता है कि सेल की किस तरह की नीड है, उसकी ER से भेजा जाता है प्रोटीन, ये देख के कि सेल को अभी कितनी नीड है प्रोटीन की। SCR हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। SCR जो है वो हेल्प करता है फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स को बनाने में, या फिर लिपिड्स फैट मॉलिक्यूल्स और या लिपिड्स को बनाने में, जो सेल के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द मेम्ब्रेन। इसमें से कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स सेल की मेम्ब्रेन बिल्ड करने में भी हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजीनियस। मेम्ब्रेन बायोजीनियस। व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजीनियस? Some of proteins and lipids helps in building the cell membrane. This process is called membrane biogenesis. Some other proteins and lipids function as enzymes and hormones. जो कुछ और प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं वो एंजाइम्स और हॉर्मोन्स की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। Although ER varies greatly in appearance in different cells, जो ER है अलग अलग सेल में उसकी अपीयरेंस अलग अलग होती है, it always forms a network system. ये हमेशा नेटवर्क सिस्टम ही फॉर्म करता है। ओके, नाउ दिस इज़ एन एनिमल सेल। अगर आपको एनिमल सेल बनाने में कोई भी दिक्कत है या प्लांट सेल बनाने में कोई भी दिक्कत है तो मैं चैप्टर के एंड में आपको डायग्राम्स बनाने बताऊंगी। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं वो मैं आपको बना के दिखाऊंगी ईजी वे में। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। चलो पहले इस लेबलिंग देखते हैं। जो एनिमल सेल है उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। तो कहाँ है हमारी सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर है, देखो अंदर वाली इज द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये रहा लिखा हुआ है। बीच में हमारा है न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस। उसके बाद आता है हमारा न्यूक्लियस एनवेलप, ये हमारा न्यूक्लियस एनवेलप है। गोल्जी अपैरेटस इस शेप के होते हैं, गोल्जी अपैरेटस थोड़े थोड़े। लाइबोसोम, ये है राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, तो ये ग्रीन ग्रीन सारा पार्ट ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो इसकी ये हमने देख ली लेबलिंग। Thus, one function of ER is to serve as channels for the transport of material. ER का एक फंक्शन होता है कि चैनल से किसी भी चैनल के थ्रू, मतलब किसी भी चीज़ के थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स स्पेशली प्रोटीन्स बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ER का एक फंक्शन होता है कि वो अलग अलग जगहों पे मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे प्रोटीन्स हो गए साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पर। ER ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। जो ER होता है, ER का एक ये फंक्शन भी होता है कि वो जो साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क होता है, साइटोप्लाज्म का जो फ्रेमवर्क होता है, उसको उसके सरफेस पे बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ में वो हेल्प करता है। इन द लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, SCR plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. लिवर सेल्स में एनिमल्स जिन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, उनके लिवर सेल्स में जो SCR है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है
बहुत पॉइजन और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में। ठीक है, वर्टिब्रेट्स के बारे में हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। ये है अब प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। ओके, ये भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। प्लांट सेल में हमारे पास सेल वॉल होती है, तो ये वाली हमारी ये सेल वॉल है। ठीक है, ये हमारा है सेल मेम्ब्रेन, ये अंदर वाली, बाहर वाली सेल वॉल, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी ये है, इसमें फूड वैक्यूल, न्यूक्लियस, गोल्जी अपैरेटस, न्यूक्लियर एनवेलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एडजेसेंट सेल, सब कुछ है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गोल्जी अपैरेटस के बारे में। गोल्जी apparatus, first described by Camillo Golgi, consists of a system of membrane-bound vesicles arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns. जो गोल्जी apparatus है उसको कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। ये जो है ये एक ऐसा सिस्टम से बना होता है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल, ये पैरेलल अरेंज्ड होते हैं एक स्टैक में जिसे हम कहते हैं सिस्टर्न्स। स्टैक में जिसे हम कहते हैं सिस्टर्न्स, ये कुछ इस तरीके से होते हैं। ये फिर एक और ये गोल्जी अपैरेटस, फिर एक और गोल्जी अपैरेटस, ऐसे काफ़ी सारे होते हैं, तो ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, these membranes often have connections with membranes of ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. ये जो membranes होती हैं इनका कनेक्शन और भी membranes के साथ होता है ER की, इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और पोर्शन को ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। मटीरियल synthesized near ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through Golgi apparatus. जो चीज़ें, जो मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं ER में, उन्हें पैक किया जाता है और डिस्पैच किया जाता है अलग अलग जगहों पे सेल के बाहर गोल्जी apparatus के थ्रू। इट्स फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। इसका फंक्शन है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग प्रोडक्ट्स को। ठीक है, इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्जी apparatus। कई केसेस में जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है वो सिंपल शुगर से बनाई जाती है गोल्जी apparatus के थ्रू। गोल्जी apparatus इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। गोल्जी apparatus जो है ये लाइजोसोम्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। कैमिलो गोल्जी वॉज born at Cortino near Brescia in 1843. I may pronounce this wrong. He studied medicine at the University of Pavia. उसने अपनी स्टडी की थी University of Pavia में। After graduating in 1865, he continued to work in Pavia. 1865 में उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और उसने पेविया के एक हॉस्पिटल में, जिसे कहते हैं सेंट मैटियो, उसके टाइम का बहुत ज़्यादा मोस्ट इन्वेस्टिगेशंस वर कंसर्न विद नर्वस सिस्टम। उसके टाइम पे ज़्यादातर जो इन्वेस्टिगेशंस थी वो नर्वस सिस्टम को लेके थी, तो वो सेंट मेटियो में ही काम करने में लग गया। In 1872, he accepted the post of chief medical officer at the hospital for the chronically sick at Abate Grasso. 1872 में उसने चीफ मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट ले ली, एक्सेप्ट कर ली। कौन से हॉस्पिटल में? एक हॉस्पिटल में क्रॉनिकली सिक एट एबिटे ग्रासो। एबिटे ग्रासो में उसने क्रॉनिकली सिक के लिए अपनी पोस्ट एक्सेप्ट कर ली। ही फर्स्ट स्टार्टेड हिज इन्वेस्टिगेशंस इन द नर्वस सिस्टम इन लिटिल किचन ऑफ दिस हॉस्पिटल। उसने अपनी इन्वेस्टिगेशंस हॉस्पिटल की छोटी सी किचन में स्टार्ट करी नर्वस सिस्टम के बारे में, विच ही हैड कन्वर्टेड इनटू लेबॉर्ट्री। उसने ये लेबॉर्ट्री में कन्वर्ट कर दी थी। However, the work of greatest importance which Golgi carried out was a revolutionary method of staining individual nerve and cell structures. जो ये वर्क है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का है। जो गोल्जी था उसने काफ़ी सारे रेवोल्यूशनरी मेथड्स लिए
एक इंडिविजुअल की नर्व और सेल स्ट्रक्चर को देखने के लिए। दिस मेथड इज़ रेफर टू एज ब्लैक रिएक्शन। इस मेथड को ब्लैक रिएक्शन भी कहते हैं। दिस मेथड यूजेज अ वीक सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड इज़ पर्टिकुलरली वैल्यूएबल इन ट्रेसिंग द प्रोसेसेस एंड मोस्ट डेलिकेट रेमिफिकेशंस ऑफ द सेल। ये जो सोल्यूशन है, ये जो मेथड है, ये वीक सोल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ करता है और ये वैल्यूएबल है कि इसमें ऐसे प्रोसेस में जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है रेमिफिकेशन करने के लिए सेल्स की। All through his life, he continued to work on these lines, modifying and improving this technique. उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इन टेक्निक को मॉडिफाई करने में और अच्छा बनाने में बिता दी। Golgi received the highest honors and awards in recognition of his work. Golgi ने वो हाईएस्ट अवार्ड, जो हाईएस्ट अवार्ड होता है, वो प्राप्त किया अपने काम के प्रति। वो बहुत अच्छा काम करता था, इसलिए उसे ये अवार्ड मिला था। He shared the Nobel Prize in 1904 with Santiago Ramon Cajal for their work on the structure of nervous system. जो सेंटियागो रेमोनी कैजल था, उन दोनों ने मिलके, गोल्जी और सेंटियागो रेमोनी कैजल ने मिलके नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर पे काम किया था। तो जो गोल्जी थे, उन्होंने 1906 में अपना नोबेल प्राइज़ उनके साथ शेयर किया था। अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो लाइसोसोम्स होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं। सैक जानते हो आप, जिसे हम बोरा कहते हैं, इस टाइप का कुछ सैक का होता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल होते हैं। ठीक है, These enzymes are made by RER, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने होते हैं। Lysosomes are a kind of waste disposal system of cell. जो लाइसोसोम्स है वो एक तरह का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है सेल का। These help to keep the cell clean by digesting any foreign material. ये जो है सेल को हेल्प करते हैं क्लीन करने में, जो किसी भी तरह का फॉरेन मटेरियल होता है, एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। किसी भी तरह का जो फॉरेन मटेरियल होता है जो सेल को हेल्प करते हैं क्लीन करने में, लाइसोसोम्स जो है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं फॉरेन मटेरियल को। फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल्स सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेल्स एंड अप इन द लाइसोसोम्स। जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं वो सेल के अंदर एंटर करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, खाना, फूड, एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स। जो पुराने ऑर्गेनल्स होते हैं वो लाइसोसोम्स में ख़त्म हो जाते हैं, विच ब्रेक अप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करती है। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम्स ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और वो जो हैं ऑल तरह के और सारे तरह के ऑर्गेनिक मैटर्स को तोड़ देती है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म की डिस्टर्बेंस के बीच में, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, जब सेल डैमेज हो जाता है, जो लाइसोसोम होता है वो बर्स्ट हो जाता है, एकदम फूट जाता है। बर्स्ट को आप कह सकते हो, फूट जाता है। और जो एंजाइम्स होते हैं डाइजेस्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और जो एंजाइम्स होते हैं वो खुद के सेल को ही खा जाते हैं। Therefore, lysosomes are also known as suicide bags. इसलिए लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन होगा, वाई लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स, तो यहाँ पे इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वेल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, उसके अंदर पोर्स होते हैं, जबकि अंदर की मेम्ब्रेन फोल्ड होती है। दीज फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। ये जो फोल्ड्स है सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं एटीपी जनरेट करने के लिए केमिकल रिएक्शन से। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। जो एनर्जी चाहिए होती है अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए, लाइफ के लिए, जो एनर्जी चाहिए होती है अलग अलग केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए, जो लाइफ
के लिए चाहिए होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया उसे रिलीज़ करता है एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं सेल का। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। जो बॉडी है वो एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसे यूज़ करते हैं नए कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए और मैकेनिकल वर्क के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया बड़े ही स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स हैं क्योंकि उनके पास खुद का डीएनए है, राइबोसोम्स भी हैं खुद के। Therefore माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपने खुद के भी प्रोटीन्स बना सकता है। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड दो तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो कलर्ड होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो वाइट या कलरलेस होते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं उनके अंदर पिगमेंट होती है क्लोरोफिल की, जिन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट में, और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके अंदर बहुत सारी येलो ऑरेंज पिगमेंट्स होती हैं क्लोरोफिल के साथ साथ। Leucoplasts are primarily organelles in which materials such as starch, oils and protein granules are stored. Leucoplasts जो होते हैं वो प्राइमरी ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके अंदर मटेरियल जैसे कि स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रैनुअल्स ये सब स्टोर होता है ल्यूकोप्लास्ट में। ओके, द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन layers embedded in a material called stroma. जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होती है क्लोरोप्लास्ट की उसके अंदर काफ़ी सारे मेम्ब्रेन लेयर्स होती हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये माइटोकॉन्ड्रिया की जैसी ही है उसके बाहर के स्ट्रक्चर में। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, प्लास्टिड्स में भी खुद के राइबोसोम्स और डीएनए होते हैं। अब आता है हमारा सिक्स्थ, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड्स और लिक्विड कंटेंट्स। जो वैक्यूल्स है वो सॉलिड्स और लिक्विड को स्टोर करते हैं। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स वाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स छोटे होते हैं जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े होते हैं। आपने देखा होगा एनिमल सेल्स ये है जैसे, तो इसमें ये वैक्यूल इतना सा, लेकिन प्लांट सेल अगर ये है तो इसमें ये वैक्यूल है और यहाँ पे न्यूक्लियस है, साइड में न्यूक्लियस होता है। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। जो सेंट्रल वैक्यूल होता है प्लांट सेल में वो 50 से 90% सेल की जो एरिया है वो लेता है। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है सेल सैप से भरा हुआ होता है। एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी भी प्रोवाइड कराता है। मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इंपॉर्टेंस इन लाइफ ऑफ प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। प्लांट सेल की काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, प्लांट सेल की लाइफ की काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वैक्यूल्स में स्टोर होती हैं। दीज इंक्लूड अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। फॉर एग्जाम्पल इनमें क्या क्या स्टोर होता है? इनमें स्टोर होता है अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स और कुछ प्रोटीन्स। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, फूड वैक्यूल कंटेन्स फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज़ कंज्यूम्ड। अमीबा में जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो फूड वैक्यूल होता है वो चीज़ रखते हैं अपने अंदर। जैसे अमीबा ने जो खाना लिया होगा, जो इंटेक किया होगा अमीबा ने फूड, वो वहाँ पे स्टोर होगा। In some unicellular organisms, specialized vacuoles also play important roles in expelling excess water and some waste from the cell. कई सारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं, जैसे कि जो एक्स्ट्रा पानी होता है सेल से बाहर उसे निकालने में। नाउ क्वेश्चंस, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ऑन जेनेटिक मटेरियल? हाँ,
दो ऑर्गेनल्स जिनके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा प्लास्टिड। ओके, इफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन? अगर किसी भी सेल की ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है फिजिकल या केमिकल इन्फ्लुएंस से, तो क्या होगा? सुसाइडल बैग्स उसे मार देंगे। सुसाइडल बैग्स कौन से होते हैं? लाइसोसोम्स। वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स? लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं? ऊपर पढ़ा था, क्योंकि जब सेल का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो सेल को खा जाते हैं। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल? प्रोटीन्स जो है सेल में कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? प्रोटीन्स ER में सिंथेसाइज होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और कौन से वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Okay, so that's all for today's video. I hope you have understood this chapter till where I have explained it to you. If you have any doubt, comment me down below and I'll answer to your comment. So that's all for today. Meet you again in my next video. If you like the video, don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Meet you again in my next video. Till then, take care and bye bye.